हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस आज के वीडियो में हम रिवाइज करेंगे जीएसटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जिसका नाम है सर रजिस्ट्रेशन। सर क्या होता है रजिस्ट्रेशन, किसको करवाना पड़ता है, किसको नहीं करवाना पड़ता, कब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कौन से स्टेट में कब करवाने की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों की बातें अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। बिना किसी देरी के अपन फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, हमको रजिस्ट्रेशन कराने से क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहला फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है, ये इंश्योर करना है कि सबने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, कैसे करेंगे। जैसे अपन सबकी एक आइडेंटिटी होती है, वैसे टैक्स पेयर की भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। उस रीज़न से ठीक है, अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिससे कि अपनी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है कि भैया अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस टैक्स पेयर ने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। ठीक है, उसके अलावा अपने को एक लीगल रिकग्निशन मिल जाता है। ठीक है, अगर अपन रजिस्टर्ड है तो अपन लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट पास ऑन कर सकते हैं, खुद क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, आईटीसी ले सकते हैं। अगर अपन सब रजिस्ट्रेशन करवाए रखेंगे तो सप्लाई चेन में एक सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी बना रहेगा। जो भी बंदे ने सामान खरीदा है, जीएसटी पे किया है, वो आगे जब किसी को बेचेगा तो उसको जो जीएसटी का क्रेडिट मिलना है वो क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आया क्या? ये कुछ इंपॉर्टेंस होता है रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रेशन हमेशा होता है पैन बेस्ड। कैसा होता है सर रजिस्ट्रेशन? पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन मिलता है। हर मतलब एक पैन नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकते हो, और हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। कोई अपना ऐसा नहीं है कि अपना पूरे कंट्री में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर चलेगा। जी नहीं सर, आप अगर किसी भी स्टेट में टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो तो आपको हर स्टेट्स में लायबल होने पे रजिस्ट्रेशन सेपरेटली लेना पड़ता है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जैसा मैंने बोला टैक्सेबल सप्लाई पे लेना पड़ता है। अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लूँ या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लूँ? भैया आपकी इच्छा है। बाय डिफ़ॉल्ट तो आप सिंगल रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में चलवा सकते हो, बट अगर आपको एक ही स्टेट में, फॉर दैट मैटर एक ही सिटी में, अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सिंपल रखना है, ठीक है, एक तरफ अगर आप साउथ में धंधा कर रहे हो अलग से और दूसरी तरफ नॉर्थ से कर रहे हो, तो दोनों का अगर नंबर अलग करना है आप बिंदास कर सकते हो, सेम सिटी में भी सेम स्टेट में भी। ठीक है, अगर ऐसा करते हो ऑप्शन फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, देन इन दैट केस क्या माना जाएगा, मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट अगर सेम स्टेट में करती है तो वो दोनों भी जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। चाहे फिर वो आप एक अकेले आदमी के 2 नंबर क्यों ना हो, बट उसको लॉ की नज़रों में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। उन दोनों के बीच में भी अगर कभी स्टॉक ट्रांसफर भी होता है ना, उसको भी सप्लाई माना जाएगा, इवन इफ इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन। अपन ने पढ़ा था शेड्यूल 1 7(1)(c), शेड्यूल 1 का एंट्री नंबर 2। ठीक है, चलो, यूनिफाइड जीएसटी नंबर नॉट टैक्स स्पेसिफिक। भैया आपने सीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बाय डिफॉल्ट आप एसजीएसटी आईजीएसटी में भी रजिस्टर हो जाओगे। अलग अलग सारे एक्ट्स में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गवर्निंग प्रोविजंस क्या है, तो सीजीएसटी के सेक्शन 22 से सेक्शन 30, रूल 8 से रूल 26। ठीक है, उसके अलावा स्टेट जीएसटी लॉज में आइडेंटिकल प्रोविजंस फॉर रजिस्ट्रेशन को फॉलो करना पड़ता है। समझ में आया क्या? क्लियर है? चलो, ये हो गया आपका कुछ इंट्रोडक्शन। अब कुछ रेलेवेंट डेफिनेशंस पे आ जाओ। कॉमन पोर्टल क्या होता है? अरे भैया जो हमारा ऑफिशियल जीएसटी की वेबसाइट होती है, ठीक है, क्या जीएटी क्या कर रहे हैं सर, जीएसटी की वेबसाइट जो होती है, ठीक है, www.gov.in। ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब वो एरिया जहाँ पे ये प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, द एरिया वेर इन द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी अप्लाई, वो टैक्सेबल टेरिटरी होती है। टैक्सेबल पर्सन मतलब जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, द वन हु इज़ लायबल टू रजिस्टर, या जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो होता है टैक्सेबल पर्सन। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब प्राइमरी लोकेशन जहाँ से बिजनेस ऑपरेट होता है। कोई भी वेयर हाउस, गोडाउंस, स्टोरेज फैसिलिटीज़। ठीक है, अगर आपका कोई लोकेशन जहाँ पे अकाउंट्स पाए गए हैं, जहाँ से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। बिल्डिंग्स जहाँ पे आप नहीं बल्कि आपका एजेंट अगर धंधा कर रहा है, वो भी आपका क्या माना जाएगा सर, वो भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ही माना जाएगा। समझ में आया क्या सर? परफेक्ट। इसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप जब कभी भी मल्टीपल प्लेसेस से धंधा करते हो ना, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग योरसेल्फ आपको चूज करना पड़ता है कि ये मेरा मेन मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, बाकी के मेरे एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है। मेजर मेरा धंधा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से होता है। ठीक है,
प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त चूज करना पड़ता है। फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करूं तो ये एक परमानेंट प्लेस होता है आपका, ठीक है, अदर दैन द रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस विथ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू सप्लाई और रिसीव द सर्विसेज। सफिशिएंट रिसोर्सेज जहां पे भी होते हैं आपके पास टू रिसीव और सप्लाई सर्विसेज, ठीक है, अदर दैन योर फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, वो होता है आपका फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। अपेलेट अथॉरिटी की बात करूं तो भाई जहां पे भी अपन जाके अपनी, ठीक है, प्रॉब्लम्स ग्रेवेंसेस सॉल्व करते हैं, ठीक है, मीन्स एन अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथोराइज्ड टू हियर द अपील्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 107, वो होता है अपेलेट अथॉरिटी। प्रॉपर ऑफिसर मतलब कमिश्नर जो होता है वो, या फिर ऑफिसर असाइन, जीएसटी ऑफिसर असाइन नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर, वो होता है प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। कमिश्नर और एन असाइंड जीएसटी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये होते हैं अपने प्रॉपर ऑफिसर। बिजनेस का डेफिनेशन अपन ने पढ़ा है, चाहे आप कोई जनरल एक्टिविटी करो, ठीक है, आप चाहे फिर सीजनल करो या आप इरेगुलर, मतलब सीजनल कर रहे हो, आपका कभी कभार करते हो, फुल टाइम करते हो। बिजनेस लाइफ साइकिल मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, क्लब एसोसिएशन अगर चला रहे हो, कहीं पे भी अपने इवेंट में एडमिशन देने की सर्विसेज देते हो, ऑफिस होल्डर हो, ठीक है। इसके अलावा सर रेस क्लब्स, बेटिंग या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ें बिजनेस में आती है। मैं बिजनेस के डेफिनेशन पे फिर से टाइम पास नहीं करना चाहता। अब आ जाओ, अब आगे आगे आता है सेक्शन नंबर 22, जो कि बात करता है कौन है वो लोग हु आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मेरे साथ साथ बोलना, MMT नागालैंड, MMT से टिकट बुक कराई कहाँ की, नागालैंड की। ये मैंने किससे सीखा है, ऑल थैंक्स टू नीरज अरोरा सर। ये उनकी ट्रिक है, जब मैं इंटर में था तब मैंने उनसे सीखा था। MMT से टिकट बुक कराई कहाँ की, नागालैंड की, ठीक है। कहाँ की नहीं कराई, अब यहाँ से मेरी ट्रिक चालू होती है। कहाँ की नहीं कराई, मेघालय और यूएसए की और पीटी की, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, MMT नागालैंड मूसा पीटी, MMT नागालैंड मूसा पीटी, MMT नागालैंड, 4 स्टेट्स हो गई। यहाँ पे क्या बोलोगे आप, मेरे साथ साथ बोलना, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, जीएसटी ने 10 लाख को पुकारा। मूसा पीटी, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, जीएसटी ने 20 लाख को पुकारा। मतलब कुछ भी हो, आप गुड्स में डील करो, आप स्पेसिफिकली सर्विस में डील करो, चाहे आप दोनों में डील करो, अगर आप MMT नागालैंड में पाए जाते हो, वहाँ से धंधा कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए 10 लाख की लिमिट लगेगी। अगर आप मूसा पीटी में पाए जाते हो तो 20 लाख की लिमिट लगेगी। अब ये है क्या MMT नागालैंड, तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, MMT से टिकट बुक कराई कहाँ की, नागालैंड की, तो MMT नागालैंड डन 10 लाख। कहाँ की नहीं कराई, मेघालय और यूएसए की, तो मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पीटी यानी कि पौंडीचेरी, पुडुचेरी और आपका तेलंगाना, ये आ गया MMT नागालैंड मूसा पीटी। चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, 10 लाख को पुकारा इन MMT नागालैंड, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, जीएसटी ने 20 लाख को पुकारा इन मूसा पीटी, ठीक है। इसके अलावा जो कोई भी स्टेट्स है वहां पे अगर आप स्पेसिफिकली सर्विस में डील करते हो या फिर गुड्स एंड सर्विस में डील करते हो, मतलब कहीं से भी अगर सर्विस में काम कर रहे हो तो 20 लाख की लिमिट लगेगी, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में काम कर रहे हो तो फिर 40 लाख की लिमिट लगेगी। लेकिन अगर आप कोई नोटिफाइड गुड्स में डील करते हो, जैसे कि आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, एग्रीगेट्स या ब्लॉक्स, या फिर कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स में डील करते हो, बिल्डिंग ब्रिक्स में डील करते हो, ये सारी चीज़ों में अगर आप डील कर रहे हो तो भैया अगर MMT नागालैंड में हो तो 10 लाख, और अगर कहीं मूसा पीटी में या कोई दूसरी स्टेट्स में हो तो 20 लाख लगेगा। इन गुड्स के केस में अगर आप एक्सक्लूसिवली डील करते हो तो 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। लिमिट लगेगी डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट 10 या 20, नॉट 40। समझ में आया क्या, ठीक है। तो सर मैंने आपको एग्रीगेट टर्नओवर तो बता दिया कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट चलती है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, एज द केस में भी। समझ में आ गया, परफेक्ट। इसके अलावा अगर बिजनेस ऑपरेट होता है बोथ रेगुलर एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, मतलब मेरा धंधा महाराष्ट्र में भी है जो कि एक नॉर्मल स्टेट हो गई, और मेरा धंधा मणिपुर में भी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गई, तो मेरे पे रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी वाली अप्लाई होगी। सर सरकार तो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का पैसा है, तो वो कम वाली लिमिट आपके ऊपर ठोक देंगे, यानी कि 10 लाख की लिमिट लग जाएगी। और अगर एक बार 10 लाख की लिमिट लग गई तो क्या मेरे को सिर्फ मणिपुर में ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, महाराष्ट्र में नहीं करवाना पड़ेगा? जी नहीं सर, आपको सेम पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जहां जहां पैन नंबर कॉमन है वहां वहां उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट अप्लाई करते हो, टैक्सेबल अप्लाई करते ही नहीं हो, देन इन दैट केस आप महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो भी चल जाएगा। अरे समझे क्या? अरे यस और नो। देखो बिजनेस ऑपरेट अगर आप कर रहे हो रेगुलर और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ 10 लाख विल अप्लाई। अगर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द टैक्सेबल, हाँ अगर तो क्या वहीं पे जहाँ से आप टैक्सेबल अप्लाई कर रहे हो वहीं पे रिक्वायर्ड होगा, नॉट फ्रॉम वेयर इट इज रिसीव्ड।
क्या बोला ये, रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल सप्लाई इज मेड, ठीक है, जहाँ से आपने टैक्सेबल सप्लाई की है ना उधर रिक्वायर्ड होगा। अगर आपने कहीं से भी एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई किया है, नो रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, राइट, मैंने पहले बताया था। सिमिलरली नो रजिस्ट्रेशन इज नीडेड इन अ स्टेट वेयर द बिजनेस ओनली हैज़ अ लाइसेंस और मार्केटिंग ऑफिस। अब जैसे मान लो मेरा मेजर काम महाराष्ट्र से होता है, बट मैंने मध्य प्रदेश में एक छोटा मोटा ऑफिस खोल के रखा है जहाँ से सिर्फ कस्टमर केयर का काम होता है, मतलब बेसिकली सिर्फ बात की जाती है। अच्छा, किसी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उनको महाराष्ट्र ऑफिस से कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ उनका क्या काम है, उनका खाली मार्केटिंग ऑफिस या मान के चलो कॉल अटेंड करने का काम है। उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसका कॉल है उसके अकॉर्डिंग लाइन को मर्ज कर देते हैं नागपुर ऑफिस के साथ, तो उनका एक्चुअल में तो ना तो कोई सर्विस दे रहे ना वो कोई गुड्स दे रहे हैं। अब ऐसे केसेस में वो वाला जो ऑफिस है उसका मैं रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराऊंगा ना तो मेरा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन अ स्टेट ओनली इफ द बिजनेस हैज़ अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट ओवर देयर। मेरा वहाँ पे फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो भैया जितनी भी ब्रांचेस है सेम पैन नंबर पे सबका टर्नओवर कैलकुलेट होगा। ये तो सर आपने देखा ही था कॉम्पोजिशन वाले चैप्टर में, जब अपन एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं कि भैया एक पैन नंबर पे जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई करिए सब आ जाएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई सब आ जाएगी, ठीक है। तो पैन बेस्ड आपकी जितनी भी सप्लाईज है ऑल ओवर द इंडिया सारी ब्रांचेस का टोटल किया जाएगा। अगर आपने कभी बिजनेस ट्रांसफ़र किया है तो भैया हम जो है क्या बोलेंगे कि अगर वो ट्रांसफ़र हुआ है सक्सेशन या कोई भी दूसरे रीज़न, जैसे किसी का डेथ हो गया, किसी और को अपन ने बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया, तो जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ है मतलब जिस दिन अपना नया रजिस्ट्रेशन जिस दिन अपन ने ट्रांसफ़र किया उस दिन अपने को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। द ट्रांसफरी मस्ट टेक न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द ट्रांसफ़र डेट। सिमिलरली अगर अमलगमेशन डीमर्जर होता है तो जिस भी दिन आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है ना ऑफ द अमलगमेशन और डीमर्जर रिजल्टिंग कंपनी या अमलगमेटिंग कंपनी को, उस दिन उन लोगों को जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से क्या कहते हैं नया खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। समझ में आया, नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो ये हो गया सेक्शन नंबर 22 कि हु आर द पर्सन हु आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं 23 में, कौन है वो लोग जो लायबल नहीं है। तो भैया अगर ऐसा है कि एक ऐसा इंसान की मैं बात करूं, ठीक है, पर्सन जो कि एंगेज्ड है एक्सक्लूसिवली, ठीक है, सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो कि होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे गुड्स सर्विसेज या बोथ में काम करते हो जो कि होली एग्जेम्प्ट है, या आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सर्विसेज और बोथ सप्लाई कर रहे हो विच इज़ नॉट लाइबल टू टैक्स। समझ में आया, घूम लो वाले प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल वगैरह वाला, ठीक है, अपना अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली अगर आप डील कर रहे हो ये तो नॉट लाइबल टू टैक्स है ना, तो इस पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली पर्सन ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ जिसमें लाइबिलिटी टू पे द टैक्स इज अंडर रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट पे है। तो भाई मैं तो सप्लायर हूँ, मैंने जो कुछ भी सप्लाई किया है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को टैक्स भरना है, तो मैं क्या करूँ रजिस्ट्रेशन लेके, ठीक है। ना तो मेरे को कोई आईटीसी लेने का फायदा मिलेगा क्योंकि मेरे को जीएसटी पे ही नहीं करना है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी नहीं, आई एम नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। समझ में आया। इसके अलावा एग्रीकल्चरलिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अच्छा, कुछ कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन फुलफिल होने पे खुद की खेती से जितना भी प्रोड्यूस उगा के बेचा है उस एक्सटेंट तक के लिए आई विल नॉट बी लाइबल एज अ एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। कंडीशन क्या है, आप इंडिविजुअल एचयूएफ एक, ठीक है, एग्रीकल्चरलिस्ट जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है जो कि खुद के लैंड पे, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड पे के थ्रू धंधा कर रहा है, और वहाँ कल्टीवेशन कैसे कर रहा है, खुद से कर रहा है, ओन लेबर, फैमिली की हेल्प से कर रहा है, फैमिली लेबर, या फिर कोई हायर्ड लेबर है बट अंडर द सुपरविजन करवा रहा है, उनसे पर्सनल सुपरविजन वो काम करवा रहा है, तो ऐसे केसेस में एग्रीकल्चरलिस्ट को भी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया क्या सर। इसके बाद में क्या बोला है सर, इसके बाद में बोला है भैया कि पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स। आपने क्या किया है सर, इंटरस्टेट सप्लाई। बे यार तू झूठ बोल रहा है भाई, इंटरस्टेट सप्लाई पे तो कंपलसरी बताया था भाई, वो गुड्स में था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, और उसमें भी एक पेज है कि आपका टर्नओवर अप टू द एग्रीगेट मतलब आपका जो टर्नओवर है वो अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट होना चाहिए। 20 लाख जो नॉर्मली होता है, और 10 लाख एमएमटी नागालैंड में होता है। सर 40 लाख भैया वो गुड्स में होता है, सर्विस में नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप इंटरस्टेट सर्विसेज
टैक्सेबल सर्विसेज को सप्लाई करते हो इंटर स्टेट, उस केस में अगर आपका टर्नओवर जो है अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख और 20 लाख, एज द केस में भी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लाइबल नहीं हो, बच के निकल सकते हो, बट ओनली इन केस ऑफ सर्विस। क्योंकि गुड्स आएगा तो सेक्शन नंबर 24 में आप पढ़ोगे कि उनको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगला आता है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द स्पेसिफाइड हैंडक्राफ्टेड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। क्या बोल रहा है, आपने यहाँ पे गुड्स बोल दिया सर, अभी तो गुड्स में मना कर रहे थे, लेकिन ये स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्टेड गुड्स है आपके, ठीक है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द काम जो होता है ना गुड्स को बनाने में वो हाथ से होता है, ठीक है, पावर का यूज ही नहीं होता। और इसमें भी कुछ कंडीशन है, आप वो कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ऑफ नॉट बीइंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपने अगर इंटरस्टेट सप्लाई किया है हैंडक्राफ्टेड गुड्स का, स्पेसिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स का, और आपका जो एग्रीगेट टर्न है वो अप टू 20 लाख या फिर 10 लाख है इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और 40 लाख, अबे वो सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के केस में होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ऐसे केसेस में आप जो है कुछ कंडीशन के फुलफिल होने पे यू विल नॉट बी लायबल। अब वो कंडीशन क्या है, आ जाओ कंडीशन पे। तो कंडीशन क्या बोलती है कि द पर्सन इज एंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स और हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स मेड बाय द क्राफ्ट्समैन इवन इफ सम मशीनरी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, बट बहुत कम, मेजॉरिटी ऑफ द जो काम होगा ना वो हाथ से ही होगा। और कंडीशन क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर आपका 10 लाख 20 लाख की लिमिट में होना चाहिए, पर्सन के पास वैलिड पैन नंबर होना चाहिए, और अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है तो ई वे बिल जनरेट होना चाहिए ही चाहिए। समझ में आया क्या सर? चलो ये कंडीशन फुलफिल होगी तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडक्राफ्टेड स्पेसिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स के केस में भी अप टू द एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अगला पॉइंट क्या बोलता है सर, अगला पॉइंट बोलता है कि कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सीटीपी, यानी कि जिसका भी इस स्टेट में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ धंधा नहीं है, वो अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है स्पेसिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स का अप टू द टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख या 20 लाख एज द केस में भी, ठीक है, तो सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन चल जाएगा उसका भी काम, वही ऊपर वाली कंडीशन जो है आपकी गुड्स के केस में, ठीक है। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ हैंडक्राफ्टेड गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई, बाकी तो कुछ भी कर, ठीक है, टर्नओवर के ऊपर जैसे ही गया तुमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। समझ में आया क्या सर? इसके अलावा सर पर्सन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अरे इंट्रा में भी लगता है, पूरा सुनो तो सही, अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है गुड्स का थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि रिक्वायर्ड है, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, एंड आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो पिछले साल में और करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड नहीं होता है, तो आप जो है सेक्शन 22 में एग्जेंट हो गए फॉर द रजिस्ट्रेशन, बट उसकी कुछ कंडीशन है। फिर से बोलता हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि आप अगर कोई ऐसे इंसान हो जो कि इंट्रा स्टेट गुड्स का सप्लाई कर रहा है, ठीक है, थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है, ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि आपसे टीसीएस कलेक्ट करने वाला है, और इस साल में और बीते साल में आपका जो टर्नओवर है वो अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो यू विल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाए। कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन आपसे बोलती है कि सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई मत करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मत सप्लाई कर देना। सप्लाईज आर मेड ओनली इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। आपके पास एक वैलिड पैन नंबर होना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करोगे तो उसके पहले पोर्टल पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पैन डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, सॉरी प्लेस ऑफ बिजनेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी बताना पड़ेगा जहाँ पे आप वो माल सप्लाई कर रहे हो। पैन जो है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाना चाहिए। वैलिडेट कैसे होएगा, अरे फ़ोन नंबर आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी आके वैलिडेशन होएगा। एक बार जब वैलिडेशन हो जाता है तो आपको एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा, उस एनरोलमेंट नंबर को ऑब्टेन करने के बाद ही आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हो। नो सप्लाई कैन बी मेड विदाउट ऑब्टेनिंग एन एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। अगर पर्सन सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपका वो जो एनरोलमेंट नंबर है वो उस दिन से इनफेक्टिव हो जाएगा। अरे यस और नो भाई, अरे समझा क्या? चलो सुनो फटाफट से एक बार रिपीट कर लेते हैं सेक्शन नंबर 23 को। एक काम करते हैं 24 करते हैं, फिर तीनों सेक्शन को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर सेक्शन नंबर 24। 24 क्या बोलता है, जस्ट अ सेकेंड। राइट,
ठीक है। अभी आता है सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है, कौन है वो लोग जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो भैया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने में सबसे पहले तो आपने अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करी है ना, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक्सेप्शन यहाँ पे सिर्फ उनको दिया है कि अगर कोई टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है या फिर नोटिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, उनको एग्जेम्पशन है, बट वो भी कब तक, अगर उनका टर्नओवर लिमिट जो है वो ब्रीच नहीं होता तब तक, ठीक है। बाकी इंटर स्टेट सप्लाई करने में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को टैक्सेबल सप्लाई करने में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे वो इंटर करे या इंट्रा करे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्जेम्पशन उसको सिर्फ उस चीज़ का दिया है कि अगर तू इंटर स्टेट नोटिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स दे रहा है और टर्नओवर अप टू द लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, तो आप बच के निकल सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई इनवर्ट सप्लाई यानी कि कोई परचेस करते हो जिसपे आपको टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज, मालिक इनवर्ट सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। आप अगर कोई एनआरटीपी हो, बाहर के बंदे हो, इंडिया में आके धंधा करना चाहते हो, शेन वॉटसन, तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, बाप लोग, गवर्नमेंट लोग, तुमको हमारा टीडीएस काटना है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर जाने पे, तो रजिस्ट्रेशन इस पर्पस के लिए सेक्शन 51 में कंपलसरी लेना पड़ेगा। सिमिलरली टीसीएस कलेक्ट करना ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, सॉरी कहाँ गया ये वाला, इसके नीचे वाला पॉइंट बोल दिया गलती से मैंने। टीसीएस कलेक्ट करना है तुमको ई कॉमर्स ऑपरेटर, 52 में तुमको इस पर्पस के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में जो 5 सर्विसेज दी है उस पे ही सपोज टू पे द जीएसटी। कौन सी सर्विसेज सर, आपने ओला उबर की बुक करी, आपने ओमनी बस की सर्विसेज ली, आपने ट्रिवैगो के थ्रू होटल बुकिंग की, जोमेटो के थ्रू अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से खाना मंगवाया, या अर्बन क्लैब से अपने होम हाउसकीपिंग सर्विसेज ली, ये सारी केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड जीएसटी पे करना पड़ता है। तो भाई उसको रजिस्ट्रेशन उस चीज़ के लिए लेना पड़ेगा अगर वो अलग अलग से रजिस्टर्ड नहीं है तो। इसके अलावा सर अगर कोई भी सप्लायर है जो कि गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है, ठीक है, अदर देन दोज 9(5) वाले सर्विसेज के अलावा, गुड्स के अलावा, अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज गुड्स बेची जा रही है जिसपे वो टीसीएस कलेक्ट करता है, तो वो सप्लायर को भी, यानी कि मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा हूँ तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक एजेंट की तरह आप सर्विसेज अगर कर रहे हो तो आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है सर, समझ में आया क्या। प्रोवाइडेड, अच्छा वो एक आगे एक केस आएगा तब बता दूंगा, ठीक है, आपको भी एज ए एजेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एनी अदर कैटेगरी, ठीक है, ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द जीएसटी रिकमेंडेशन, जीएसटी काउंसिल्स रिकमेंडेशन, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोई भी ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया हो रहा है टू अ पर्सन इन इंडिया, राइट, टेम्पल रन की सर्विसेज अगर आपको यहाँ पे मिल रही है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, कोई भी बाहर से बंदा कोर्स की सर्विसेज आपको इंडिया में दे रहा है, ठीक है, और कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो उस इंसान को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड को दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी जा रही है OIDAR की, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने वाला है। अरे यस और नो। इसी के साथ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब कब होता है ये भी अपन ने कवर कर लिया। फटाफट से अपन सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 23 और 24 को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो सर, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा सर, सबसे पहले अपन ने पढ़ा सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में अपन ने क्या देखा कि हमको कब रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, जब हमारा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाता है। एमएमटी नागालैंड में चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, जीएसटी ने 10 लाख को पुकारा। एमएमटी नागालैंड स्टैंड्स फॉर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। मूसा पीटी में चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, जीएसटी ने 20 लाख को पुकारा, यानी कि सर मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी एंड अपना तेलंगाना। बाकी सारी स्टेट्स में अगर तो हम कोई भी तरीके से सर्विस देते हैं, चाहे एक्सक्लूसिवली दे या गुड्स के साथ दे, तो 20 लाख की लिमिट है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली गुड्स में हैं तो 40 लाख की लिमिट है। अगर हम 40 लाख की लिमिट, अगर हम नोटिफाइड गुड्स में हैं तो उस केस में लिमिट कितनी रहेगी सर, उस केस में लिमिट आपकी 20 लाख की हो जाएगी। समझ में आएगा सर, परफेक्ट। अच्छा, नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है, आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, एग्रीगेट्स, ब्लॉक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। इसके बाद अगर आपने एक जगह पे नहीं दो स्टेट से काम करते हो तो जो लोअर वाला लिमिट रहेगा थ्रेशोल्ड का वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। लेकिन अगर मैं दूसरे स्टेट में, ठीक है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
उसके अलावा और क्या था, जब कभी आप एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट देखोगे तो पैन नंबर पे जितनी भी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया सबका आप टर्नओवर चेक करोगे। बिजनेस ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर डेट से नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अमलगमेशन डीमर्जर में भी जिस दिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नया वाला मिलता है उस दिन नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इन सारे केसेस में यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर अपन ने पढ़ा सर सेक्शन नंबर 23 जहाँ पे पीपल आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट अप्लाई कर रहा है, अगर कोई एक्सक्लूसिवली नॉट लाइबल टू टैक्स वाली सप्लाई कर रहा है, अगर कोई ओनली एंगेज्ड इन सप्लाईज जिस पर टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगता है, अगर कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रोड्यूस आउट ऑफ ओन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ओन कल्टिवेशन ऑफ ओन लैंड, ऐसे केसेस में इंडिविजुअल एचयूएफ ने अगर ओन लेबर, फैमिली लेबर या फिर अपने पर्सनल सुपरविजन में किसी से सर्विसेज लिए, नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई भी इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज देता है या फिर इंटर स्टेट क्या कहते हैं स्पेसिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स की सर्विसेज दी जाती है एंड टर्नओवर आपका अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एलिजिबिलिटी में क्या है, टर्नओवर विद इन द लिमिट होना चाहिए। उसके बाद हैंडीक्राफ्टेड गुड्स की बात कर रहा हूँ, टर्नओवर विद इन द लिमिट होना चाहिए, वैलिड पैन होना चाहिए, ई वे बिल जनरेट होना चाहिए इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए। अगर आपने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ने कोई स्पेसिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स दिया है, सेम उसके केस में भी अप्लाई होगा, टर्नओवर के लिमिट तक उसको भी लाइबिलिटी नहीं आएगी रजिस्ट्रेशन की। अगर आप इंट्रा स्टेट गुड्स का मूवमेंट करते हो, सेल करते हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है एंड एट द सेम टाइम इस साल में और बीते साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो यू आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड कंडीशन फुलफिल कर रखी हो। क्या कंडीशन, सबसे पहले तो आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं किया हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। दूसरा, आपने अपना पैन फर्निश कर दिया हो, अच्छा सेम स्टेट में दिया है, आपने पैन वैलिड पैन आपके पास होना चाहिए जिसको आपने पोर्टल पे सबमिट भी किया हो, उसका डिक्लेरेशन देने के बाद प्लेस ऑफ बिजनेस बताया हो, कहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हो वो बताया है, पैन का वैलिडेशन करवाया है, आपने ऑब्टेन कर लिया है एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। वो एनरोलमेंट नंबर जो होता है उसके बिना आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर भी नहीं सकते। एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो ये नंबर इनवैलिड हो जाता है। समझ में आया क्या सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद सेक्शन 24 में कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, एग्जेम्पशन क्या है, गुड्स के केस, सर्विसेज के केस में अगर विद इन द लिमिट है या नोटिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स के केस में विद इन द लिमिट है तो बात अलग है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, एनआरटीपी तुमको भी करवाना है, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एक बेनिफिट है कि स्पेसिफाइड नोटिफाइड गुड्स अगर वो दे रहा है अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, ठीक है। आपने कोई भी सप्लाईज इन्वर्ट करी है, इन्वर्ट सप्लाईज लिए परचेज किए जिसपे जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भरना पड़ता है, तो भरने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर कोई सरकार आपका टीडीएस काटना चाहती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे टीसीएस कलेक्ट करना चाहता है या ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइन 5 में जीएसटी पे करना चाहता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना चाहते हो जो कि आपसे टीसीएस कलेक्ट करने वाला है तो एज अ सप्लायर आपको भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा सर अगर आप लोग एज अ एजेंट किसी और के बिहाफ पे सप्लाई करते हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, जीएसटी रिकमेंडेशन काउंसिल के रिकमेंडेशन के द्वारा कोई नोटिफाइड पर्सन है, इन लोगों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओआईडीआर वाला कोई बाहर से आउटसाइड इंडिया से इंडिया में किसी को अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है उसको लेना पड़ेगा। ऑनलाइन मनी गिविंग की सर्विस कोई बाहर से इंडिया में दे रहा है, ठीक है, जैसे कि स्टेक वाले हो गए, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने शायद पहले टेम्पल रन बोला था, वो ऑनलाइन मनी गेमिंग होना चाहिए, तो टेम्पल रन नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द कमीशन एजेंट्स, ठीक है। तो ये जो अनाज का काम चलता है ना उसमें ये अर्तिया बोलते हैं, फैक्टर एजेंट्स बोलते हैं इन लोग को, ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, इनवॉइस अगर ये लोग इशू कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कमीशन एजेंट मिस्टर बी, एजेंट कौन है, बी, ही सेल्स द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर यानी कि प्रिंसिपल यानी कि ए अंडर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। अब यहाँ पे इनवॉइस अगर ए इशू कर रहा है यानी कि अपना प्रिंसिपल, तो बी इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एजेंट अंडर जीएसटी, बट अगर इनवॉइस बी इशू करता है तो वो एजेंट होता है और बिना कंसिडरेशन के भी उन दोनों के बीच में शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सप्लाई माना जाता है। पैरा नंबर 3 में पढ़ा था ये अपन ने। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो कमीशन एजेंट को जो है ना रजिस्ट्रेशन जीएसटी एक्ट में करवाना पड़ेगा अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो। सबसे पहले आपका फार्मर एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए एंड जो सप्लाई की गई है एजेंट के द्वारा वो टैक्सेबल होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा कमीशन एजेंट जो है ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ठीक है। तो ऐसे सारे केसेस में, हाँ ठीक है, ऐसे सारे केसेस में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एग्जाम्पशन क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है इफ द कमीशन एजेंट डील्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन टैक्सेबल पर्सन। मेरा प्रिंसिपल ही अगर एग्रीकल्चरलिस्ट ही नॉन रजिस्टर्ड है तो मेरे को भी रजिस्ट्रेशन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन की अगर बात करूँ तो सर्विसेज फॉर द सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है, अपन ने एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ रखा है। कमीशन एजेंट्स, सच कमीशन एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर,
ठीक है, छोटा सा पॉइंट था, हो गया। आ जाओ सेक्शन नंबर 25 पे, जो कि बात करता है अपने से प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले सबको पता है जीएसटी जो है ना वो एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जिससे कि अपन टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्यों ज़रूरत होती है? इसकी ज़रूरत सबसे पहले स्टेट वाइज होती है, सेंट्रलाइज्ड नहीं होती। ज़रूरत होती है ताकि हम पता करें किसने टैक्स भरा है, किसने टैक्स नहीं भरा है। पैन मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन एनआरटीपीस के लिए एंड जो लोग सिर्फ और सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर करते हैं, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है, बाप लोगों को पैन मत मांगना, एनआरटीपी से पैन मत मांगना। तो एनआरटीपी से क्या मांगेंगे? अबे यार उससे पासपोर्ट मांग लेना, उसके कंट्री का कोई कार्ड वार्ड मांग लेना, ठीक है। अगर एक यूनिट एसईजी में है और दूसरा जो आपका है यूनिट वो नॉन एसईजी में है बट सेम स्टेट में है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लगेगा। समझ में आया क्या? अगर एक से ज़्यादा प्लेस है सिंगल स्टेट में तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है आपने तो भैया जीएसटी नंबर भी सेपरेट होगा। बट अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है तो भैया एक आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, दूसरा अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। अप्लाई कब करना पड़ता है? जनरली जब कभी भी आप अप्लाई होते हो तो सेक्शन 22 या 24 में उसके 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये करने का एक फ़ायदा मिलता है, मैं आगे बताऊंगा। और सीटीपी एनआरटीपी को जब कभी भी तुम धंधा चालू कर रहे हो ना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के एटलीस्ट 5 दिन पहले तुम अप्लाई कर लेना। अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें कैसे? तो भैया यहाँ पे होते हैं दो पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिकली आपको क्या करना है, कौन सा रेफरेंस नंबर था, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको कलेक्ट करना पड़ता है या ऑब्टेन करना पड़ता है। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पार्ट ए ऑफ फॉर्म REG 01 को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने को पैन नंबर वैलिडेट करना पड़ेगा फ्रॉम द कॉमन पोर्टल ऑफ द मतलब कॉमन पोर्टल पे आप पैन नंबर वैलिडेट करोगे। कैसे करोगे सर? अपना जो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के पास ऑलरेडी अपना पैन नंबर होगा, वहाँ से एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा। साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे आपको OTP भेज के भी आपका पैन वैलिडेट हो जाएगा। एक बार पैन वैलिडेट हो जाएगा तो आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसके हेल्प से आप पार्ट बी फिल कर सकते हो। पार्ट बी में जनरली क्या डिटेल्स जाती है? डिटेल्स जाती है जैसे आपका बिजनेस किस टाइप का है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस क्या है, ज्यूरिसडिक्शन किधर बिजनेस करते हो, ऑप्शन फॉर द कॉम्पोजिशन, क्या आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब से कर रहे हो, रीजन क्या है रजिस्ट्रेशन लेने का, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, क्या एक्टिविटी कैरी आउट करते हो, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल हमको चाहिएगी, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी एंड आधार ऑथेंटिकेशन भी करवाना पड़ता है। समझ में आया? बैंक अकाउंट की डिटेल क्यों चाहिए? अबे यार तुम लोग अगर कभी भी कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करोगे या रिफंड का पैसा आएगा तो हमको बार बार क्या बताते रहोगे क्या कि बैंक अकाउंट इसमें डालना है या उससे पैसा निकालना है या उसमें डिपॉजिट करना है? नहीं, तो पहले ही हमको आप बैंक अकाउंट की डिटेल दे देना। समझ में आया क्या? और बहुत केसेस में बैंक्स फ्रीज भी होते हैं, ठीक है। चलो जाने दो, तो हमको सारी बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए। उसके बाद आता है आपका पार्ट बी। तो यहाँ पे ना आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे पार्ट बी। अरे यार मत करना अभी कि लिखवा दिया अलग से, पहले से लिख के क्यों नहीं दिया, ठीक है। चलो पार्ट बी में क्या है, सबसे पहले देखो आपने एप्लीकेशन फाइल जब किया तो क्या आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था या नहीं किया था? या तो आपने ऑप्ट किया होगा या फिर आपने ऑप्ट नहीं किया होगा। अगर आपने ऑप्ट किया है तो फर्दर चेक करो कि एप्लीकेशन सबमिट करने के 15 दिन के अंदर अंदर आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था। येस और नो, दो आंसर मिलेंगे। अगर तो येस मिलता है तो आगे आ जाओ। अब आएंगे आपके एप्लीकेशन पे। क्या आपके एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी थी, हाँ या फिर ना? अगर तो ना, तो भैया 7 दिन के अंदर हम आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे प्रॉपर ऑफिसर। और अगर 7 दिन के अंदर नहीं मिला ना तो हम मान लेंगे कि आपको रजिस्टर्ड मतलब डीम टू बी रजिस्टर्ड हो। बट अगर आपके एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो 7 दिन में सर्टिफिकेट नहीं आएगा, 7 दिन में आएगा नोटिस, जिसका रिप्लाई आपको देना है अगले 7 दिन में। क्या आपने दिया? हाँ दिया, नहीं दिया? अगर नहीं दिया तब तो कहानी वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। बट अगर आप रिप्लाई दे देते हो 7 दिन के अंदर तो चेक किया जाएगा कि क्या पीओ सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है। अगर पीओ सेटिस्फाइड है तो अगले 7 दिन में वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा, और नहीं तो यू विल बी डीम टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, और मान के चलो आपने जो रिप्लाई दिया वो पीओ को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब क्या होता है, ये तो तब था ना कि जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करके 15 दिन में करवा लिया था। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन 15 दिन में करवाया ही नहीं या फिर ऑप्ट ही नहीं किया था। दोनों भी केसेस में क्या होगा, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था बट 15 दिन में नहीं कराया, तो आपने ऑप्ट ही नहीं किया था तो क्या होगा, आपने अगर ऑप्ट ही नहीं किया था तो क्या होगा, ठीक है।
दोनों भी केसेस में सेम चीज़ होगी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, आ जाना है एप्लीकेशन पे, देखना है कि क्या एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर तो एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो अभी रुक जाओ, घाई मत मचाओ, क्योंकि सर यहाँ पे अगर आपके एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा सकता है बिफोर गिविंग यू द सर्टिफिकेट। उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो 7 दिन के अंदर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, नहीं किया तो 7वें दिन पे यू विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड। बट अगर आपके एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है, यानी कि एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी आ गई, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपको नोटिस आएगा 30 दिन में, ना कि 7 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में, जिसका रिप्लाई आपको देना है अगले 7 दिन में। आपने नहीं दिया तब तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप एप्लीकेशन के नोटिस आने के 7 दिन में रिप्लाई दे देते हो तो देखा जाएगा पीओ सेटिस्फाइड है या फिर नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है फिर से रिजेक्ट कर देगा, बट अगर सेटिस्फाइड है तो 7 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर यू विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट डे। समझा क्या? इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है समाप्त। अभी सर आप ऊपर बोल रहे थे आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, क्या होता है ये आधार ऑथेंटिकेशन और सबको कराना पड़ता है क्या? तो देखो, आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो सर हो सकता है हमने तो 17 में रजिस्टर करवा लिया हो, 18 में करवा लिया हो, तब तो आधार नंबर हमारा, हमने आधार ऑथेंटिकेशन का कोई मतलब पॉइंट ही नहीं था, हमने करवाया ही नहीं है, तो क्या हमको अभी भी कराना पड़ेगा? बिल्कुल कराना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आगे चल के अपने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल करना, अगर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, या फिर एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स पे रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो मालिक आधार ऑथेंटिकेशन अभी भी करवाना पड़ेगा। बट मान के चलो आपने क्या किया है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं थे, आप अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर तो आप इंडिविजुअल हो तो तुमको तो साले ऑथेंटिकेशन करवाओ या प्रूफ ऑफ possession of आधार नंबर विद द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दो, कहानी खत्म, आधार ऑथेंटिकेशन डन। बट अगर आप अदर पर्सन हो, यानी कि अदर देन इंडिविजुअल, तो यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा या फिर प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। अभी आधार नंबर किसका प्रूफ, किसका देंगे प्रूफ? तो भैया अगर तो आप एचयूएफ तो कर्ता का दे देना, कंपनी हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर का दे देना, ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टी है उनका दे देना, एओपी के केस में मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी का दे देना, या कोई भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी या नोटिफाइड पर्सन बाय द सीजी का आधार दे देना, ठीक है, एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर। अब इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू अंडरगो आधार क्या होता है? अगर आपने आधार नहीं करवाया तो हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट देने के पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे बिजनेस प्लेस का, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंस है आधार ऑथेंटिकेशन ना करवाने का, ऊपर पढ़ा भी था अपन ने। अब आधार ऑथेंटिकेशन कुछ लोगों को एप्लीकेबल नहीं होती। अगर तुम इंडिया के सिटीजन ही नहीं हो, शेन वॉटसन तुम्हारे पास आधार कार्ड ही नहीं है, क्या ऑथेंटिकेट करवाओगे? ठीक है, अगर तुम कोई लोकल अथॉरिटी हो, तुम कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीजीएसजी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, या फिर सर आप हो पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 9, कौन है ये लोग? वो टेरिटोरियल वाटर्स वाले, ठीक है। अगर टेरिटोरियल वाटर्स में रहते हुए कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने का ज़रूरत नहीं है। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देने के पहले होगा या फिर सर्टिफिकेट देने के बाद होगा। तो देखो, अगर नीडेड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पीओ को ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट देने के बाद हमको उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, तो वो करवा लेगा। कब करवाएगा? विद इन, अच्छा जब भी कभी भी करवाएगा ना, उसका वो सारा फोटो वोटो जो खींचेगा, जो भी प्रूफ रखेगा डॉक्यूमेंट्स का, वो उसको अपलोड करना पड़ेगा REG 30 में विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। जिस दिन वेरिफिकेशन करवाया उसके 15 दिन में करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको सर्टिफिकेट देने के पहले लगता है कि मेरे को वेरिफिकेशन करवाना है, तो ये क्या करेगा? प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड टू ग्रांट द रजिस्ट्रेशन, उसके एटलीस्ट 5 दिन पहले सारी कहानी इसको खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, जब कभी भी सर्टिफिकेट देना है उसके एटलीस्ट 5 दिन पहले इसको ये सारा राम कहानी खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या बोला है? अगर तो आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो जिस दिन लायबल हुए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अगर एप्लीकेशन फाइल करते हो ना, तो आप बहुत अच्छे आदमी हो। ठीक है, आप अच्छे आदमी हो तो आपको एक फ़ायदा दिया जाएगा। आपका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो माना जाएगा द डेट ऑन विच यू बिकेम लायबल, ना कि द डेट ऑन विच यू रिसीव्ड द सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद अप्लाई करते हो या बाय एनी चांस वॉलंटरीली आप रजिस्टर करवाते हो खुद को, तो डेट ऑन विच यू रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट ऑफ इफेक्टिव
रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? चलो, आपको मैंने बोला था पार्ट बी में आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। कब तक दे सकते हो बैंक डिटेल? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, जब ग्रांट हुआ है, मतलब जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड उसके 30 दिन में, या फिर फाइलिंग GSTR 1 और डिटेल्स इन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी विच एवर इज अर्लियर, उसके जो भी चीज़ अर्लियर होगी उसके पहले पहले आपको बैंक डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। अगला एक छोटा सा टॉपिक है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल सी बात करता है, क्या बोलता है कि जो GST का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो कोई टैक्स स्पेसिफिक नहीं होता। आपने खुद को CGST में रजिस्टर करवाया, आप बाय डिफॉल्ट SGST में भी रजिस्टर हो जाओगे, IGST में भी रजिस्टर हो जाओगे। अलग से दोनों भी या तीनों भी एक्ट्स में रजिस्ट्रेशन करवाने का ज़रूरत नहीं है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। ये बात करता है सर आपसे किस बारे में? ये आपसे बात करता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP के बारे में। अभी NRTP और CTP क्या बोलता है? देखो, CTP वो लोग होते हैं जिनका इस पर्टिकुलर स्टेट में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। वो खुद को रजिस्टर कोई दूसरी स्टेट में करवाते हैं। इधर एग्जीबिशन हुआ तो इधर चले आए, तुम इधर चले आए तो बिजनेस चालू करने के एटलीस्ट 5 दिन पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। CTP, अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस whether as a principal agent or in any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business, in a state or union territory where he has no fixed place of business. सिमिलरली अगर मैं बात करूं NRTP की, इसका मतलब एनी पर्सन जो कि ओकेजनली ट्रांजैक्शंस करता है इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, चाहे एज प्रिंसिपल करे, एजेंट करे या कोई अदर कैपेसिटी में करे, बट ही हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। लेकिन इन लोगों को ना रिगार्डलेस ऑफ देयर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सिर्फ वो CTP को जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, वो सिर्फ नोटिफाइड हैंडक्राफ्टेड गुड्स के केस में था, वो भी अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट, वरना तो भैया तुमको करवाना ही पड़ेगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अरे यस और नो? परफेक्ट। इसके अलावा क्या बोला है? CTP के पास पैन नंबर होना चाहिए। भाई NRTP शेन वॉटसन बोलेगा मेरे पास तो पैन नहीं है, तो मैं क्या दूं? तो तू साले पासपोर्ट की कॉपी दे देना, ठीक है। फॉरेन बिजनेस एंटिटीज़ के लिए टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या उनके कंट्री में जो भी नंबर चलता है उससे भी हम काम चला लेंगे इन प्लेस ऑफ पैन, राइट। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है? तो भैया REG 01 में भरेगा अपना ये CTP। NRTP के लिए एक दूसरा स्पेसिफाइड फॉर्म है, उसको उसमें फिल करना पड़ता है। कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है इनका सर्टिफिकेट? तुम जब कभी भी रजिस्टर करवाओगे ना, वहाँ से 90 दिन के लिए वो वैलिड होता है। आपको अगर थोड़े बहुत टाइम के लिए और धंधा बढ़ा के एक्सटेंड करवाना है रजिस्ट्रेशन, तो आप फर्दर उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, बट नॉट फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 90 days। मतलब आप एक्सटेंड करवाओ, लेकिन मैक्सिमम 90 दिन के लिए, उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड करने नहीं देंगे, ठीक है। ये देखो कहाँ गया, 90 days। 90 days से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। एंड जब कभी भी तुम रजिस्ट्रेशन करवाओगे, ठीक है, तुमको क्या करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तुमको एक एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कितना कमाई करने वाले हो, उस कमाई पे कितना आपका GST बनने वाला है, उसका आपको एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। समझ में आएगा सर? बाद में सेटल कर लिया जाएगा, जैसे अपन एडवांस टैक्स करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। समझ में आया? यहाँ पे आप एक एग्जांपल पढ़ लेना, CTP NRTP का बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप आ जाओ अमेंडमेंट पे। आपने अपने आप को रजिस्टर तो करवा लिया, आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, बट अब आपको क्या लग रहा है, यार सर्टिफिकेट में आपसे कुछ एरर हो गई है, ठीक है। तो आपको उस एरर को ठीक करना है, अमेंड करना है। उस एरर को अमेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। बट ये चेक कर लो कि आपका वो अमेंडमेंट कोर फील्ड का है या नॉन कोर फील्ड का है। अगर तो नॉन कोर फील्ड का है ना, तो अपन खुद ही कर लेंगे अपने लेवल पे। जैसे ईमेल आईडी चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपके डे टू डे फंक्शनरीज चेंज करना है, खुद ही कर लोगे। लेकिन अगर आपको अपना प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई भी आपके मेन पार्टनर करता, MD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ एडिशन डिलीशन करना है, भाई ये कोर फील्ड है, इसका आपको अगर चेंजेस करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। देखो, नॉन कोर एरिया में तो बहुत सिंपल था, आप खुद जाओ पोर्टल पे लॉगिन करो, अपना रजिस्ट्रेशन में जो भी अमेंडमेंट करना है करो, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोर एरिया में हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस भी दिन पे वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट आई, उसके 15 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन PO को जब मिलेगा, और PO को अगर ऐसा PO देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो फर्निश करे वो इनकम्प्लीट है, अगर PO को ऐसा लगा, ठीक है, नहीं PO को अगर ऐसा नहीं लगता है, PO को लगता है कि नहीं भाई अमेंडमेंट करना जरूरी है और इसने जो डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए वो भी ठीक ठाक है, तो ऐसे केसेस में वो आपको 15 दिन के अंदर परमिशन ग्रांट कर देगा और आपका सर्टिफिकेट जो है वो अमेंड
हो जाएगा। लेकिन अगर पीओ को ऐसा लगता है कि आप जो ये अमेंडमेंट कर रहे हो ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनवारंटेड है, या आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं एज अ प्रूफ वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल एकदम इनकम्प्लीट हैं, तो अगर ऐसा पीओ को लगता है तो वो क्या करेगा, आपको एससीएन सर्व करेगा, शो कॉज नोटिस 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट विच ऑन विच यू हैड अप्लाइड, कि क्यों ना मैं आपके एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दूं, क्यों नहीं करूं। शो कॉज नोटिस क्या बोलता है कि मैं ऐसा काम क्यों नहीं करूं। अब इसका आप रिप्लाई दोगे 7 दिन में, या तो दोगे या नहीं दोगे। अगर नहीं दिया तो बात अलग है, बट अगर आपने रिप्लाई दिया तो बात अलग है। अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो भैया ऐसे केसेस में तो क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप रिप्लाई देते हो फिर देखा जाएगा पीओ उससे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो रिप्लाई मिलने के 7 दिन के अंदर वो क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। बट अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अमेंड कर देगा। इतना सिंपल है, समझ में आया। चलो इसी के साथ आपका जो अमेंडमेंट वाला टॉपिक था वो भी होता है समाप्त। अब आप आ जाओ फटाफट से सस्पेंशन, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, एक तो होता है सुओ मोटो कैंसलेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करवाया। वो ऐसा क्यों करेगा भाई, वो पगला थोड़ी ना है। नहीं देखो, अगर उसने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, जब आप बिजनेस ही नहीं कर रहे, आप कोई चीज़ का सप्लाई नहीं कर रहे, आपको जीएसटी पेमेंट करना नहीं है, बट फिर भी आप अगर रिटर्न फाइल नहीं करोगे ये सोचते हुए कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा, तो आप गलत हो। क्योंकि अगर आप अपना नंबर बंद नहीं कर रहे और आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे तो भी आपको नील रिटर्न फाइल करते रहना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे केसेस में इससे तो बेटर है आप लेट फीस वगैरह ना लगाओ, रिटर्न फाइलिंग का खर्चा ना बढ़ा के आप अपना नंबर, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो नंबर कैंसिल करवा लो। तो अगर बिजनेस इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल, वो बंदा अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देगा। ओनरशिप में अगर कोई चेंज आ गया है, बिजनेस फुल्ली ट्रांसफर हो गया ड्यू टू सेल, अमलगमेशन, डीमर्जर या फिर डेथ, तो जो नया इंसान है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेगा, यहाँ पे खुद से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। चेंज इन द बिजनेस स्ट्रक्चर, आप अपना प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में कन्वर्जन कर रहे हो, नया रजिस्ट्रेशन लगेगा। नो लॉन्गर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अब तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं है रजिस्टर्ड रहने की, तुम्हारा टर्नओवर नीचे गिर जाता है, यू आर नॉट लाइबल। थ्रेशोल्ड लिमिट से टर्नओवर नीचे गिरने पे क्या कर सकते हो, या तुमने अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था तो तुम ऑप्ट आउट अगर कर रहे हो तो भी तुम अपना कैंसिलेशन सुओ मोटो करवा सकते हो। ये तो हो गया मैंने खुद से करवाया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बिना टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट के प्रॉपर ऑफिसर यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से खुद से कैंसिल हो जाता है। अब ऐसा कब होगा, अगर आपने डिक्लेयर्ड एड्रेस से धंधा ही नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 6 महीने बीत गए हैं। एक पॉइंट अलग से ऐड करना, नो बिजनेस, ठीक है, नो बिजनेस कंडक्टेड या नो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्टेड टिल आएगा नहीं, नो बिजनेस कंडक्टेड and 6 months has been passed from date of grant of रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके 6 महीने बीत गए हैं और तुम अभी भी धंधा नहीं कर रहे। तुम कर क्या रहे हो भाई, तो क्या चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था, हटाओ इसको इधर से। ठीक है, 6 महीने से धंधा नहीं कर रहा है, आप जनरेट इनवॉइस करते नहीं हो और क्या करते हो, मतलब सॉरी सप्लाई करते नहीं हो गुड्स और सर्विसेज को और इनवॉइस जनरेट कर देते हो, बोगस बिलिंग कर रहे हो, हटाओ इसको। नॉट पासिंग जीएसटी बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स, तुम यार R1 में डिटेल्स नहीं डालोगे तो उसको क्रेडिट कैसे मिलेगा, तुम अगर R1 में डिटेल नहीं डाल रहे हो, हटाओ इसको। नॉट फर्निशिंग बैंक डिटेल्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो ऊपर बताया था टाइम लिमिट उसके विद इन अगर बैंक डिटेल नहीं दी, हटाओ इसको। अवेलिंग आईटीसी इन वायलेशन ऑफ जीएसटी प्रोविजन, बिना ना तो तुम्हारे पास कोई वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, ना तुमको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुए हैं, ना तुम्हारा रिटर्न फाइल हुआ है, तुम ले कैसे रहे हो आईटीसी, वायलेट कर रहे हो प्रोविजंस को, नहीं, हटाओ इसको। R1 में जितनी डिटेल बताई है उससे कम डिटेल 3B में जा रही है, यानी मिसमैच इन 3B और 1। यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द आईटीसी यूटिलाइजेशन। रूल 86B में अपन ने पढ़ा था आईटीसी चैप्टर में कि अगर महीने भर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा की सेल की है तो उस पर जो भी जीएसटी का अमाउंट आता है उसका कम से कम 99% ही ज़्यादा से ज़्यादा 99% ही आप भर सकते हो क्रेडिट लेजर से। उससे ज़्यादा का अगर भरा, वायलेट किया है रूल को, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हटाओ इसको। नॉट फाइलिंग रिटर्न, मंथली रिटर्न फाइलर हो, 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किया। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट वाले हो, 2 क्वार्टर से रिटर्न फाइल नहीं किया, कर क्या रहे हो तुम,
हटाओ इसको, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी हमको, ठीक है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे को बिना बताए प्रॉपर ऑफिसर ही क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब जब कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो एक प्रोसीजर चलता है। जिस दिन कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग चालू होती है से लेके जब तक वो चलती रहती है ना, जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर नहीं आता, उस बीच का जो पीरियड होता है ना, आपका नंबर क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। उसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो क्या लिखा है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में, इट रिलीव्स द टैक्स पेयर फ्रॉम द रूटीन जीएसटी कंप्लायंस। जब तक सस्पेंडेड हो तो ना तो आप कोई कंप्लायंस कर सकते हो जैसे कि फाइलिंग रिटर्न, एंड वाइल द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। जब तक पेंडिंग चल रहा है आप सस्पेंडेड हो, और मीनवाइल ना तो रिटर्न फाइल कर सकते हो ना कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। कब से आपका सस्पेंशन इफेक्टिव होगा, तो अगर तो एप्लीकेशन कैंसिलेशन का खुद रिटर्न फाइलर ने यानी कि टैक्स पेयर ने भरा था, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल किया था, तो डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉट, 24 में से लेटर होगा उस दिन से आपका अपना जो इफेक्टिव है सस्पेंशन जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। एंड डिपार्टमेंट इनिशिएटेड कैंसिलेशन, तो डेट डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर से लेके टिल द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। डेट डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर से लेके जब तक के कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होती आपका सस्पेंशन चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं, सॉरी, अगर डिपार्टमेंट करता है ये काम तो, लेकिन अगर मैं अब वापस अदर डिटेल्स की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड सस्पेंडेड अंटिल द कैंसिलेशन इज कंप्लीटेड, वही बात जो मैंने पहले बोली थी। और यहाँ पे ऑफिसर ने अगर सस्पेंड करा है तो जो कंप्लायंस वायोलेशंस हैं जैसे कि 3B1 के मिसमैच या बैंक डिटेल फर्निश ना करना, उसकी वजह से वो ये काम कर सकता है। वो फिर से वो एक रिपीट पॉइंट है। सस्पेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, भाई साहब तुम कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पाओगे, लोगों से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाओगे, जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड रिफंड्स तुमको ग्रांट होंगे नहीं, अगर कोई रिफंड इन प्रोसेस भी था तो उसको अटका लिया जाएगा जब तक कि तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक नहीं होता। समझ में आया। अब रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन क्या बोलता है, मतलब कैसे सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा। देखो अगर तो आपने कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स जो थी जिसके दौरान आपका सस्पेंशन इंटैक्ट था, वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स एक बार कंप्लीट हो गई, आपका सस्पेंशन अपने आप रिवोक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। कैंसिल होने दो नंबर, सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। अगर ऑफिसर डीम्स फिट, उसको लगता है कि नहीं भाई अब ठीक है, अब इसका सस्पेंशन रोक देना चाहिए, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देनी चाहिए, तो ऐसे केसेस में वो आपके सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है। आपने क्या किया है, जो पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स थे जिसकी वजह से कैंसिलेशन हो रहा था, ठीक है, उसको आपने फाइल कर दिया है, तो ऐसे केसेस में सस्पेंशन जो है आपका रिवोक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप तो बोले थे कि जिस दौरान अपना नंबर सस्पेंडेड होता है आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अरे भैया उस पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, पिछले पीरियड के तो रिटर्न फाइल कर सकते हो ना, राइट। कंप्लायंस विथ 10A यानी कि बैंक डिटेल की आपने अगर सबमिशन कर दी जिसकी वजह से कैंसिलेशन हो रहा था तो आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। और रिवोकेशन का इफेक्ट क्या है, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट जब से सस्पेंशन चालू हुआ था ना तब से वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब से दे सकते हो, आप दे सकते हो जो भी आपने उस पीरियड के दौरान सप्लाईज करी थी उसका आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकते हो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सर कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका ये साल है 1 अप्रैल 2024, 1 जून को आपका सस्पेंशन चालू हुआ था 24 में, और ये चला था 1 दिसंबर 2024 तक, एंड सर आपका ये साल ख़त्म हो गया 31 मार्च 2025। तो ये जो पीरियड है ना आपका, यहाँ से आपका कैंसिलेशन चालू हुआ था 1 जून से और ख़त्म हुआ मतलब रिवोक हुआ कब, 1 दिसंबर को। तो ये जो आपका पीरियड है दिस इज़ योर सस्पेंशन का पीरियड। अब ये जो सस्पेंशन का पीरियड है इस दौरान आपने जो भी सप्लाईज करी थी ना उसका आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करके रिटर्न फाइल कर सकते हो, क्रेडिट वगैरह क्लेम कर सकते हो। कब तक, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो कब तक सर, इस काम के मतलब जब कभी भी आपका रिवोकेशन हुआ है उसके विद इन 1 मंथ तक, यानी कि 1 जनवरी लिख दूँ, 1 जनवरी तक। समझ में आया क्या सर, परफेक्ट। चलो ये हो गया अपना। अब आता है सर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का प्रोसीजर क्या होता है। एक तो होता है कि अपन ने वॉलेंटरीली खुद से कैंसिल करवाया है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में अपने को एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। कब, विद इन 30 डेज, जिस भी इवेंट की वजह से अपने को लगता है कि अब अपने को कैंसिल कर लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन, उसके 30 दिन के अंदर अपने को एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। उस दिन के
एप्लीकेशन के साथ साथ अपने को बताना पड़ेगा उस दिन अपने पास कितना स्टॉक है, क्या कैपिटल गुड्स पड़े हैं, अपनी क्या टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग है और अपने क्या पेमेंट्स करने बाकी रह गए हैं। ये सारी डिटेल बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपने आईटीसी में पढ़ा था कि अगर आप रजिस्टर्ड थे और अब आप अनरजिस्टर्ड हो गए, एक नॉर्मल स्कीम मतलब आप टैक्सेबल सप्लाई करके अब एग्जाम्प्ट में आ गए, तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है, इसीलिए ये डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, राइट। ऑर्डर क्या आएगा? इफ द टैक्स पेयर इज नो लॉन्गर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज द कैंसिलेशन ऑर्डर विद इन 30 days फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 30 दिन के अंदर आपके सबमिशन के अंदर अंदर ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन आ जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर, राइट। इसके अलावा अगर सुओ मोटो डिपार्टमेंट खुद से कर रहा है तो क्या होएगा? टैक्स पेयर को ना एक नोटिस दिया जाएगा, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा उसका कैंसिलेशन करने के पहले। उस शो कॉज नोटिस का उसको 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। सेटिस्फैक्ट्री रहा तो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी, बट अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा तो कैंसिलेशन चालू हो जाएगा, अपना खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिलेशन हो जाएगा। एंड अगर कैंसिलेशन ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हो रहा था, प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाएगी अगर आपने अपने पेंडिंग रिटर्न्स को अलॉन्ग विद टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस जो भी बनता है सबके साथ अगर आपने पे कर दिया तो भी हम आपकी प्रोसीडिंग को ख़त्म कर देंगे। और अगर आपने कोई रिप्लाई दिया, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था या रिप्लाई नहीं दिया, तो भाई साहब प्रॉपर ऑफिसर जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर जब आपने शोकॉज नोटिस का रिप्लाई दिया या नहीं दिया, जो भी केस है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा सर? वो आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर पास कर देगा। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या होगा? तो भैया डेट डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एंड मेंशन्ड इन द कैंसिलेशन ऑर्डर। जो भी पेंडिंग टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी है वो अभी भी आपकी लायबल रहोगे आप उसको पे करने के लिए। सर समझ रहे हो क्या? मतलब आपका कैंसिलेशन हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सारी पुरानी लायबिलिटीज़ खत्म हो जाएगी, वो तो भरना ही पड़ेगा, राइट। जो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर्स होते हैं ना, ये लोग खुद से कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कौन होते हैं ये लोग? अबे वो एम्बेसी वाले, ठीक है, कोई फॉरेन एम्बेसीज जो होते हैं उनके कोई बंदे लोग होते हैं, डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो लोग जो है ना वो खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। लाइबिलिटी आफ्टर द कैंसिलेशन बिल्कुल रहेगी। इट डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ अनपेड ड्यूज बिफोर द कैंसिलेशन। दूसरों के पेट पे क्यों लात मारे, उनका आईटीसी क्यों अटकाए, ठीक है। डीम्ड कैंसिलेशन, एक बार जो एसजीएसटी में कैंसिल हुए अपने आप बाकी जगह भी कैंसिल हो जाओगे, सीजीएसटी में हुए तो एसजीएसटी में, एंड वाइस वर्सा। टैक्स पेयर को नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? एसएमएस और ईमेल पे जाएगा और अलॉन्ग विथ एन ऑफिशियल ऑर्डर जाएगा, ठीक है, कि भाई तुम्हारा नंबर हमने कैंसिल कर दिया है। रिटर्न फाइलिंग के रिस्ट्रिक्शन, रिटर्न्स कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर द पीरियड आफ्टर द कैंसिलेशन डेट बट कैन बी फाइल्ड फॉर द एक्टिव पीरियड बिफोर द कैंसिलेशन। कैंसिलेशन होने के बाद जो है ना, अगले पीरियड का तो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, बट पहले के कोई पेंडिंग रिटर्न से उसको आप फाइल कर सकते हो। कैंसिलेशन होने के बाद क्या मैं किसी तरीके से कैंसिलेशन को रिवोक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या करना होगा? अगर आपने सुओ मोटो कैंसिलेशन करवाया था, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपने को अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर। कैंसिलेशन ऑर्डर आया उसके 90 दिन, सॉरी विद इन 90 days आपने को अप्लाई करना पड़ेगा। इस टाइम लिमिट को अपन और एक्सटेंड करवा के मैक्सिमम 180 दिन तक ले जा सकते हैं, मतलब 90 + 90। जैसे ही अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर कोई इशू रहेगा तो शो कॉज नोटिस आएगा विद इन 30 days बाय द प्रॉपर ऑफिसर। उसका रिप्लाई अगले 7 दिन में कर देना। अगर सेटिस्फाई रहेगा तो रिप्लाई मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देगा? वो कैंसिलेशन रिवोकेशन का ऑर्डर पास कर देगा। बट अगर ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स आपका कैंसिलेशन हुआ था तो आप क्या करोगे? आपने अपने सारे पेंडिंग रिटर्न्स अलॉन्ग विद टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस जो भी बनता था सब अगर पे कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद कैंसिलेशन जो था इट वॉज इफेक्टिव फ्रॉम द ऑर्डर डेट। If the cancellation was effective from the order date, तो returns before the cancellation must have been filed। cancellation के पहले के जो भी returns है वो फाइल हो जाने चाहिए। post cancellation returns must be filed within 30 days of the revocation order। मतलब रिवोकेशन ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर अपन ने सारे रिटर्न्स फाइल कर दिए ना, पेंडिंग रिटर्न्स, तो अपना काम हो जाएगा। एंड अगर कैंसिलेशन जो था वो रेट्रोस्पेक्टिव था तो ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द रिवोकेशन ऑर्डर, ठीक है। दोनों भी केसेस में बेसिकली अपने को जो भी रिटर्न्स फाइल करने हैं वो विद इन 30 days ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर करने पड़ेंगे, अपना कैंसिलेशन रिवोक हो जाएगा। इसी के साथ 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर एकदम डिटेल में रिवाइज करवा दिया है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इससे मदद हुई होगी। अगर हुई है तो इसको लाइक करना है, इस पर कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है वहाँ पे जाके ग्रुप को ज्वाइन करना है और नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके एक्सेस कर लेना है। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।